हमारा खास कार्यक्रम हमें फिक्र है आपकी और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 3 लाख से ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के और सामने आए। कोरोना संक्रमण के रोजाना सामने आने वाले केसेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में हमारे देश में कितने लोग स्वस्थ हुए, कितनों ने कोरोना को मात दी? शायद नहीं जानते, ये संख्या 2.5 लाख से भी ज्यादा है। 2,51,827 और पिछले एक साल में 1,45,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो आज इन्हीं लोगों की बात करेंगे, क्योंकि कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी लोगों को सिर दर्द, बुखार, कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत, घबराहट और डिप्रेशन जैसी परेशानी या बीमारियां हो रही हैं। इसलिए अगर आप हाल ही में कोरोना से ठीक हुए हैं, अभी भी आपकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, दोबारा संक्रमण से खुद को कैसे बचाना है, कब तक दवाइयां जारी रखनी है, आप कब अपने परिवार से मिल सकते हैं, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज या योग करना चाहिए या नहीं, ऐसे ही कई और सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स। हम आपके सवालों का जवाब देंगे, साथ ही अगर कोरोना को लेकर आपके मन में कोई भ्रम हो उसे भी दूर करेंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो हमें फिक्र है आपकी, कैसे होगा कोरोना पर वार, कोरोना में योग कितना मददगार, दोबारा संक्रमण से कैसे बचें, पोस्ट कोविड समस्याओं का हल नेगेटिव होने के बाद क्या करें, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद क्या करें, पोस्ट कोविड समस्याओं से आप कैसे निपटें, कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट, क्या ठीक होने के बाद दोबारा संक्रमण का खतरा है, जाने पोस्ट कोविड समस्याओं के समाधान। और आपको बताएं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदयपुर से MB अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रमेश जोशी, साथ ही हमारे साथ हैं अजमेर के जयलन मेडिकल कॉलेज के सहायक आचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया। स्वागत है आप दोनों का। हमारे आज के दोनों एक्सपर्ट्स आज हमें बताएंगे कि इस महामारी के दौर में हम खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम समझेंगे कि कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद क्या करना है, पोस्ट कोविड समस्याओं से कैसे निपटना है, डाइट कैसी होनी चाहिए और क्या ठीक होने के बाद भी दोबारा संक्रमण होने का खतरा रहता है। तो इन तमाम समस्याओं के समाधान हम जानेंगे। दोनों एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप हमारे एक्सपर्ट से ये सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, साथ ही 0120-715-3826। ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आप अपने किसी भी समस्या से निपटने के लिए, किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे इन नंबर्स पर कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से हम करना चाहेंगे डॉक्टर रमेश जोशी का और साथ ही डॉक्टर अनिल सामरिया का भी। तो सबसे पहले डॉक्टर रमेश, आप ही का रुख करती हूँ सर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में अगर सबसे ज़्यादा भरोसा किसी पर होता है इस वक्त में तो वो डॉक्टर्स पर होता है, और जो स्थिति चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ख़राब है। मेरे मन में खुद में ये सवाल है कि क्या कोरोना का और बुरा फेज आना अभी बाकी है? खुशबू जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। ये जो वायरल डिजीज है, इनको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। ये कोरोना वायरस की जो फैमिली है, यानी इसका जो परिवार है, ये बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। हर बार हम देख रहे हैं कि एक नया स्ट्रेन आ जाता है जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कभी ये UK स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है, कभी किसी और नाम से जाना जाता है। तो ये अभी भविष्य के गर्भ में है कि ये जो वर्तमान जो कोविड है 19, ये कितना लंबा चलेगा। निश्चित रूप से हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि ये जल्दी नहीं समाप्त होने वाला। हमें मानसिक रूप से और हमारे शारीरिक रूप से, यानी फिटनेस के हिसाब से तैयार रहना है इस बीमारी से लड़ने के लिए। पिछली वार्ताओं में भी मैंने कहा है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वही जिंदा रहेगा जो सबसे ज़्यादा फिट है, जो मानसिक रूप से फिट है, जो शारीरिक रूप से फिट है, जो इम्यूनोलॉजिकली फिट है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है,
जो आर्थिक रूप से फिट है, जो सामाजिक रूप से फिट है, तो वो व्यक्ति सबसे लंबा चलेगा। तो हमें हर रोज हमारे शरीर के ऊपर ये प्रयास करना चाहिए कि हम फिट रहें। और ये कोरोना का जो वर्तमान प्रकोप है कितना लंबा चलेगा अभी कोई निश्चित रूप से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, और हमें ऐसा प्रेडिक्ट करने की गलती करनी भी नहीं चाहिए। हमें जो करना है खुशबू जी, वो ये है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। चाहे हमारे टीके लग गए, चाहे हमारे को पहले कोविड हो चुका है, उसके बावजूद भी हमें लगातार डिस्टेंसिंग का, हाथ धोने का और प्रॉपर फिटिंग मास्क का। मैंने यहाँ देखा कि लोग बाग 2-2, 3-3 मास्क तक लगा करके घूम रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि जो उसकी फिटनेस थी मास्क की वो ढीली कर दी, इधर उधर से मास्क इसके वायरस के घुसने की जगह बना दी उन्होंने। तो एक मास्क भी सफिशिएंट है, लेकिन वो प्रॉपर फिटिंग का, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन का मास्क होना अति आवश्यक है। अगर आपको इस वर्तमान बीमारी से बचना है, कोरोना से बचना है, कोविड से बचना है, तो भविष्य को देखते हुए कि हमें कितने लंबे समय तक इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा, हमें अपने आप को। सर वापस आप ही के पास आएंगे और लगातार इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। डॉक्टर अनिल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अनिल से ही सवाल लेंगे। हमारे साथ तमाम कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए पहले कॉलर को ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका और सवाल क्या है आपका? हेलो जी, नाम बताएं। हेलो, मैं मोहनलाल साकी बोल रहा हूँ। ठीक है मोहनलाल जी, आप अपना सवाल रखें। क्या सवाल है आपका? चलिए हम एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते मैडम। जी जी, नाम बताएं। मैं बबलेश आचार्य मैडम बीकानेर से। ठीक है, अपना सवाल रखें। मेरा सवाल ये है अनिल जी जोशी जी को, सबसे पहले तो मेरा पगे लागना, क्योंकि मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ। जी जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये मास्क का कह रहे हैं, मास्क जो 70% तो हवा को मान लो कोरोना का रोकता है, लेकिन 30% सांस की बीमारी भी बन पाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मास्क को ऐसे कैसे रूप में इसका यूज करें ताकि क्या है सांस की बीमारी भी ना मिले, और सांस की बीमारी वो कोरोना का मेन जड़ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं जोशी जी से डॉक्टर अनिल, ये सवाल कई बार आता है मास्क को लेकर कि आजकल जैसे डबल मास्क की बात भी सामने आ रही है कि आप बाहर जाएं तो डबल मास्क लगाएं, लेकिन कई लोगों को सांसों की भी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं कोरोना से बचने के चक्कर में दूसरी सारी बीमारी भी हो रही है। कहीं ना कहीं इसी तरह का सवाल कई सारे दर्शक पूछते हैं। डॉक्टर अनिल। डबल मास्क का जैसे कि बताया कि एक डॉक्टर रमेश जोशी जी ने कहा कि सिर्फ एक ही मास्क पहने जो कि अच्छा फिट हो। फिट मास्क होगा, कहीं से लीकेज नहीं होगा, तो हमें वायरस से बचाया जा सकता है। पर जैसा कि दर्शक ने चाहा है कि भाई अगर ऑलरेडी किसी बीमारी से, सांस की दिक्कत से परेशानी है, जैसे COPD है, ब्रोंकियल अस्थमा है, या लंग की कोई डिजीज TB है, या कुछ पोस्ट TB के लक्षण हो, वो मरीजों को मास्क लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमें चाहिए कि N95 मास्क उसी को पहनना है जो घर में मरीज पॉजिटिव हो या आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो उसे N95 का रोल है। अन्यथा ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क वो बहुत सफिशिएंट है अपने मरीजों को या अपने को बचने के लिए या दूसरों को बचाने के लिए। इसका प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, उसको चाहे वो COPD का हो, ब्रोंकियल अस्थमा कोई भी हो, उसके सेकेंड इन्फेक्शन होने के चांस भी कम हो जाएंगे और काफ़ी उससे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मास्क पहने, धीरे धीरे हैबिट डेवलप हो जाएगी आपकी, और यही हमारा बचाव का सबसे बड़ा साधन है। कोरोना से बचने का सबसे बड़ा साधन, सबसे बढ़िया जो है वो ट्रिपल लेयर मास्क है। उसका उपयोग सबको करना चाहिए, चाहे COPD मरीज हो, ब्रोंकियल अस्थमा हो, कोई और लंग की डिजीज़ हो। सेकेंड इन्फेक्शन भी बचेगा, कोरोना इन्फेक्शन से बचाव होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसका उपयोग ज़रूर करें, अपनी आदत में डालें, क्योंकि ये कोरोना ऐसा नहीं कि आज इस एपिसोड के बाद या इस लेयर के बाद नहीं आएगा। हमें अगले लेयर से बचने के लिए वैक्सीनेशन होने के बाद भी इसको लगाना आवश्यक है। बाहर जब भी घर से बाहर निकले इसका उपयोग अवश्य करें ताकि हम बच सकें। बिल्कुल सर, वापस आएंगे आपके साथ। लगातार हमारे साथ तमाम जो दोनों डॉक्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका?
सादुल शाह डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ मैडम। जी, अपना सवाल रखें और सबसे पहले मैडम मेरे टीवी को बच्चे को बिल्कुल भी म्यूट कर कोविड दीजिए। वायर वो आरटीपीसीआर टेस्ट उसकी नेगेटिव आ गई है, ठीक है, तो उसके बारे में बताइए भी उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अब। ठीक है डॉक्टर रमेश, अगर किसी की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ जाती है तो कई बार लोग बहुत ज्यादा निश्चिंत हो जाते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड फिर लेने लगते हैं, तो ऐसे में किस तरह के प्रिकॉशन के साथ ऐसे लोगों को रहना चाहिए जिनकी आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आए? जी खुशबू जी, जिन मित्र ने शाहजलपुर से प्रश्न पूछा है उनको मैं कहना चाहूँगा कि जब उनका बच्चा इसमें कोविड वार्ड में भर्ती रहा होगा तो हो सकता है उन्हें कई सारी दवाइयों के साथ में स्टेरॉइड भी दिया गया हो। वो स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन भी हो सकता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी हो सकता है। और ये जो स्टेरॉइड है और कोविड खुद भी, ये जो रक्त की शर्करा यानी जो शुगर है उसको बढ़ाने के लिए बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। तो उस टाइम तो हो सकता है शुगर की मॉनिटरिंग की गई हो। तो मैं इन मित्र को ये सलाह दूंगा कि बच्चे के शुगर को नियमित रूप से मॉनिटर करें। बच्चे के जो बाकी जो मार्कर्स हैं, डी डाइमर है, सीआरपी है, इनको नियमित रूप से मॉनिटर करें। बच्चे को नियमित रूप से विटामिन, क्योंकि बच्चा जो है वो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक चीज होती है, यानी लंबे समय तक वो थकान से ग्रसित रहेगा। तो उस बच्चे को अच्छा खाना दें जो प्रोटीन से भरपूर हो, यानी प्रोटीन रिच डाइट दें, कार्ब थोड़ा सा कम दें और साथ के अंदर सारी तरह के विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, उसके साथ में जिंक का होना बहुत आवश्यक है, विटामिन D3। और उस बच्चे को पूरा आराम करना बहुत ज़रूरी है। आराम करने के बाद वो बच्चा धीरे धीरे सुबह शाम हल्का हल्का व्यायाम शुरू करे। अगर हाथ पैरों में या उसके दर्द ज़्यादा है तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट की राय ले सकता है या किसी अच्छे ऑयल की मालिश की जा सकती है। गर्म पानी से नहाना भी इसके अंदर कारगर हो सकता है। उसके साथ ही उस बच्चे को नियमित रूप से मास्क नेगेटिव आने के बावजूद भी लगाना है, क्योंकि एक बार कोविड हो गया ये इस बात की गारंटी नहीं है कि दोबारा नहीं होगा। तो वो घर में भी डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे, मास्क लगाए रखे और शाम के वक्त छत पे चला जाए। छत पे जाकर के लंबे लंबे सांस ले, गहरे गहरे सांस ले। हमारे भारतीय पद्धति में जिसको कि योगा कहते हैं, इनको अनुलोम विलोम कहते हैं, और भी तरह के जो व्यायाम इसको है जो हम आयुर्वेद में अलग अलग नामों से ब्राह्मरी वगैरह के नाम से जानते हैं। तो वो सारे के सारे व्यायाम वो करे। और उसको मैं अभी भी ये राय दूंगा कि वो अपना ऑक्सीजन लेवल नियमित रूप से चेक करते रहें। एक बार जो ऑक्सीजन का जो स्तर है वो डिस्टर्ब हुआ है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो ऑक्सीजन का लेवल वापस नॉर्मल पे आ ही गया होगा। कई बार ये जो ऑक्सीजन की कमी है वो दिमाग तक पहुंचती है और एक लंबे समय के लिए परेशान करने वाली जो दिमाग की जो कमजोरी है वो देख करके जाती है। तो मेरा इन मित्र से ये निवेदन है कि ये कुछ जो चीजें हैं उसके अलावा किसी डॉक्टर से वो नियमित रूप से राय लेते रहे कि साहब बच्चा इस तरह से इम्प्रूव कर रहा है, उसकी स्थिति के ऊपर बहुत क्लोजली ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ये पोस्ट कोविड जो चीजें हैं यानी कोरोना हो जाने के बाद की जो चीजें हैं कभी कभी महीनों तक चलती है, सप्ताहों तक चलती है। और सार्स जो 2003 में आया था, उस सार्स के ऊपर जो स्टडीज की गई थी खास तौर से कनाडा में, वो स्टडीज ये बताती हैं कि बहुत सारे बीमार उनमें से जो बच गए थे इन बीमारियों से पीड़ित रहे, जिसके अंदर अनिद्रा, भूख का पूरा नहीं लगना, भोजन का जो स्वाद है वो उसका चले जाना, बार बार भूलने की आदत, शरीर में लगातार थकान बने रहना, यानी थकान जैसे शरीर का हिस्सा बन गई है, शरीर के अंदर घुल गई है। उसके अलावा जो एंजाइटी एक चीज होती है वो एंजाइटी का होना, डिप्रेशन का होना, साइकोसिस का होना, कई बार बच्चा नॉन कोऑपरेटिव हो जाता है। तो उसके साथ जो है
बहुत ही मित्रवत व्यवहार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, वापस इसी से आगे और भी आएंगे, क्योंकि कई सारे दर्शक लगातार हमें बहुत सारे दर्शक कॉल कर रहे हैं, क्योंकि मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। खास करके जब आप जैसे डॉक्टर्स का पैनल हो तो सबकी इच्छा होती है कि वो अपने सवाल को ले लें और अपना जवाब भी ले लें। बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे अगले कॉलर हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? जी, मैं चूरू से बोल रही हूँ, सत्यवती सैनी। जी, आप अपना सवाल रखें। जी सर, घर पे हम जो काढ़ा बनाते हैं वो कोरोना में कितना कारगर हो सकता है? और कोरोना के जो लक्षण है, जैसे स्वाद नहीं पता चलता है किसी टेस्ट का, सुगंध नहीं आती है, ठीक है, इसका भी कोई उपाय बताएं। ठीक है डॉक्टर अनिल सर, ये कई बार अमूमन इनफैक्ट मेरे साथ भी ये हुआ था कि कुछ दिन पहले टेस्ट और स्वाद दोनों चले गए थे, तो मन में ये भ्रम हो जाता है कि क्या ये कोरोना की वजह से ही। और दूसरी बात, जो काढ़ा की बात की जा रही है वो कितना कारगर है सर इस कोरोना को मात देने के लिए? कोरोना का जो एक लक्षण है कि खुशबू का नहीं आना, स्वाद चला जाना, और बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज़ में आपको देखा जाता है। इन सिम्टम से काफ़ी लोग परेशान है। ये अगर सांस आपको खुशबू नहीं आ रही है तो ये आपको समझ जाइए कि ये कोरोना प्रभावित हो सकते हैं। तो आप अपना RT-PCR कराएं, पॉजिटिव है तो चिकित्सक सलाह लें। और रही बात काढ़ा पीने की, काढ़ा एक हमारी होम्योपैथी पद्धति का एक हिस्सा है जो कि एक सूदिंग इफेक्ट देता है, अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसको लेंगे तो आपको गले में जो जलन, खराश और वो हो रही है और ठीक होने की संभावना रहती है। गले में सूदिंग इफेक्ट रहेगा तो अपना आपको अच्छा लगेगा, दर्द नहीं होगा। कि गुनगुना पानी है तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करता है, तो आप काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। और जो कि स्वाद और खुशबू का है ये धीरे धीरे किसी को तो 5 दिन में, किसी को 7 दिन में, किसी को महीने भर में तक रह सकती है। आप डरे नहीं, धीरे धीरे वो चला जाएगा और अपना नॉर्मल पहले जैसा व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना काढ़ा भी पी सकते हैं। पर जब भी आप इस तरह से जी सर, स्टीम लेना कितना कारगर है? और कई लोगों ने ये भी कहा कि जब आप स्टीम ले तो उसमें अजवाइन डाल दें, उससे भी, उसकी खुशबू से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ऐसा सही है क्या? स्टीम लेना तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। म्यूकस का भी वो आप जो अपने जो म्यूकस होती है नाक में और पूरे श्वसन तंत्र में गाढ़ा म्यूकस होता है, उसको हल्का करने के लिए अपने स्टीम का काफ़ी अच्छा रोल है। अजवाइन डालने का है वो आयुर्वेदिक वाले ज़्यादा जानते हैं, पर मैं कहना चाहूँगा स्टीम लेना चाहिए क्योंकि वो म्यूकोलाइटिक एक्शन होता है। म्यूकोलाइटिक यानी म्यूकस का जो गाढ़ापन है ये सूख के वो लंग्स की नलियों में जम के रोक सकता है ताकि सांसन क्रिया में दिक्कत करता है। हम अगर स्टीम टाइम से लें दिन में 2 से 3 बार तो हमें म्यूकोलाइटिक एक्शन से वो बिल्कुल पतला हो जाएगा और बाहर निकालने में काफ़ी आसानी रहेगी, खांसी नहीं होगी, सांस की तकलीफ नहीं होगी। तो स्टीम एक एलोपैथिक दवाई का भी एक हिस्सा है। आयुर्वेदिक में अजवाइन का रोल हो सकता है, उसके बारे में मुझे अतिरिक्त जानकारी नहीं है, पर स्टीम जरूर अवश्य लें। बिल्कुल। और चलिए लगातार जो कॉलर्स है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अगले कॉलर को ले लेते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं गंगानगर से बोल रहा हूँ। जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मेरा नाम राकेश है मैडम। राकेश जी, अपना सवाल रखिए और टीवी को बिल्कुल म्यूट कर दीजिए सर, ताकि आपकी आवाज। मैडम, मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज कोटा में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ठीक है। उसको क्या है, कोरोना पॉजिटिव आ गया, उसकी वैक्सीन भी लगी हुई थी और उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया। ठीक है। उसके बाद में उसकी RT-PCR रिपोर्ट है जो नेगेटिव आ चुकी है अब। तो अब वो बच्चा वहां से घर आ गया 14 दिन बाद में। तो अब हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें और उस पूरे परिवार को और उस बच्चे को? डॉक्टर रमेश, इससे पहले भी जो हमारे कॉलर थे उनका सवाल लगभग यही था कि RT-PCR टेस्ट जब नेगेटिव आ जाता है उसके बाद किस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए। आपने तमाम बातें पेशेंट के लिए बताई। जो परिवार के और सदस्य हैं वो किस तरीके से प्रिकॉशन ले सर? मैडम, जो बच्चा घर आया है नेगेटिव होकर के आया है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उसको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रयास करने चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, सारे जो संसाधन है, जो भी खाने पीने की चीजें हैं, व्यायाम है, वो करना चाहिए। साथ के साथ ये सब चीजें परिवार के सभी सदस्यों पर लागू होती है। पहले ये है कि वो बच्चा घर आया है, राकेश जी को मैं कहना चाहूंगा, बच्चा किसी का भी हो बहुत लाडला होता है, प्यारा होता है, लेकिन उससे जो 7-8 फीट की जो दूरी है वो निश्चित रूप से मेंटेन करें।
मास्क पूरे घर वाले लगाएं, उस बच्चे को हुआ है, हो सकता है कहीं और से आप लोगों को भी वो संक्रमण न आ जाए। हाथ बराबर धोते रहें और पौष्टिक जो खाना है वो पूरे घर वालों को भी खाना चाहिए, जिसके अंदर मैंने जो विटामिन बताए वो सारे विटामिन लिए जाने चाहिए। और दूसरा, उस बच्चे से बात करनी चाहिए कि क्या उसका स्वाद गया है, क्या उसके मुंह में मेटालिक टेस्ट आया है, क्या उसके जो याद करने की जो क्षमता है उसके अंदर कोई असर आया है, नींद में कोई असर आया है, तो उसको लगातार फॉलो अप चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत है। तो उस बच्चे को फॉलो अप जो चिकित्सकीय परामर्श है वो उसको दिलाया जाए। किसी अच्छे फिजिशियन के टच में इन लोगों को रहना चाहिए और स्वयं का ध्यान तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे परिवार को रखना ही चाहिए जी। दूसरा, मैं राकेश जी को एक राय देना चाहूंगा कि जो कमरे की जो खिड़कियां हैं जिनके अंदर हम लोग रहते हैं वो खुली रहे, ताकि वो वायरस वहां से निकलता रहे और घर के अंदर जो वायरल लोड है वो इंक्रीज नहीं हो, कमरे के अंदर जो वायरल लोड है वो इंक्रीज नहीं हो, और घर में किसी अन्य व्यक्ति को यथासंभव नहीं आने दें और यथासंभव आप भी बाहर नहीं जाएं, क्योंकि यही जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं, जो घर वाले मान रहे होंगे कि हम तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो सुरक्षित नहीं है। वो बाहर आने जाने के अंदर से इन्फेक्शन ला करके घर में किसी को भी दे सकते हैं। जिस बच्चे का एक बार RT-PCR नेगेटिव आया है कोई गारंटी उसको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि 3-3, 4-4 तरह की स्ट्रेन से भी घूम रही है। तो ये जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं इनको हम सुपर स्प्रेडर कह सकते हैं, यानी ये बीमारी फैलाने वाले सबसे महत्वपूर्ण लोग हो सकते हैं। और संभवतः ये जो वर्तमान में जो दौर चल रहा है, ऐसी ही गलतियों की वजह से इतना घातक होता जा रहा है कि लोग बाग ये मान रहे हैं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, लेकिन जो घर के अंदर जो हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं और जो लोग कोमॉर्बिड डिजीजेस वाले जो घर पे बैठे हैं, इनको चाहे डायबिटीज है, थायराइड है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, या स्टीरॉइड पे है, या कोई कैंसर का पेशेंट कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी पे है, तो इन लोगों को ला करके एसिम्टोमेटिक आदमी ही इन्फेक्शन देता है। तो घर वालों सबको ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाएं, बाहर से आने के बाद अच्छी तरह से हाथ पैर धो लें, यथासंभव गर्म पानी से स्नान कर लें, अपने कपड़े बदल लें, सैनिटाइजर से या साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह साफ कर लें। एक बीटाडिन का सॉल्यूशन मैं अक्सर बताया करता हूँ, उसका आधे गिलास पानी के अंदर 8-10 बूंद बीटाडिन डाल करके गार्गल कर लें, और जो ईयरबड होती है उस ईयरबड को बीटाडिन में डुबो करके जो हमारे नाक हैं उनको अच्छी तरह से तसल्ली से 30 सेकंड के लिए अंदर की तरफ से म्यूकोजा को पेंट कर दें, क्योंकि नाक सबसे ज्यादा इन जो वायरसेस है उनको अपने अंदर पाले रखती है। सेकंड नंबर आता है मुंह का, इसीलिए हम नाक और मुंह को ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका ख्याल रख के आप स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश आपका भी और डॉक्टर अनिल सामरिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो चलिए, हमें फिक्र है आपकी, आपके सवाल रहे, हमारे डॉक्टर्स के जवाब रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि पॉजिटिव रहिए, अपने ख्यालों को पॉजिटिव रखिए, तभी जाकर इस बीमारी से आप भी लड़ पाएंगे। थोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।